ठीक है। तो अब फंक्शंस की डोमेन को जो हम किस तरह मालूम करेंगे, तो उसके क्वेश्चन हम करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आपको किसी फंक्शन की डोमेन मालूम करनी है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है, आपने दो चीज़ों को अवॉइड करना है। एक तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, और एक डिनोमिनेटर में जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लास्ट टाइम आपको दी थी कि अगर ऐसे फंक्शन है जिनके डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यूज़ कुछ वैल्यूज़ से ज़ीरो अपीयर होता है, तो आप उन वैल्यूज़ को उसकी डोमेन में से बाहर निकाल देंगे। तो जो रियल नंबर में से उन वैल्यूज़ को बाहर निकाल के जो भी पार्ट बचेगा वो आपके फंक्शन की डोमेन होगी। तो अब मैं कुछ ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल लेता हूँ जिसमें हमने स्क्वायर रूट जो है उसको अवॉइड करना होता है। अब जैसे फर्ज करें कि मेरे पास जो फंक्शन है आपके पास वो अंडर रूट एक्स माइनस 1 है। ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे एक्स की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है, यानी स्क्वायर रूट में ज़ीरो तो आ सकता है और ऐसी वैल्यू आ सकती है जो पॉजिटिव हो। ठीक है ना। तो मैं एक्स माइनस 1 को ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 सेट करता हूँ। तो ये जो है मेरे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर में इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है आपके पास वो 1 है। तो अब लीनियर इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी को जब हम सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास जो भी आंसर होते हैं उनको हम आमतौर पे इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। तो इनइक्वालिटी हम ऐसे स्टेटमेंट्स को कहते हैं जिनके अंदर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, और जिसमें इक्वल टू होता है वो तो इक्वेशन होती है आपके पास। ठीक है। तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर लें तो इसमें जो आपके पास है वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो इसको अगर आप जो है आपकी फंक्शन की जो है ये डोमेन आ गई सिंपली। तो ये आपके पास जो है डोमेन ऑफ f है। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो इसके अलजेब्रिक फॉर्म है, या आप इसको ज्योमेट्रिकली बना भी सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके से दिखाए जा रहे हैं ताकि आपके समझने में आसानी हो। तो ये आपकी रियल लाइन है और ये आपके पास 1 है, क्योंकि इसके अंदर जो है 1 इंक्लूड है तो हम 1 को शेड कर देते हैं, और ऐसे सारे नंबर्स इंक्लूड है विच आर ग्रेटर देन 1 तो हम वो सारा पार्ट इंक्लूड कर देते हैं जो ज्योमेट्रिकली 1 के राइट हैंड साइड पे, और इट गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। गोज टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये इसकी जो है ज्योमेट्रिकल आपके पास जो है रिप्रेजेंटेशन है डोमेन की। और जो है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इंटरवल जो होता है आपके पास वो जो आपके पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ होती हैं उनको शो करता है। तो अगर आप इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं, तो इंटरवल की फॉर्म में हम इसको किस तरह लिखते हैं, जो हमारे पास इंटरवल है उसमें मैंने आपको बताया था अगर कोई पॉइंट उसके अंदर शामिल होता है, क्लोज होता है, तो हम उसके लिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, और अगर पॉइंट शामिल नहीं होता तो हम पैरेंथेसिस बनाते हैं। तो ये जो आपके पास इंटरवल है ये आपके पास जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 इसमें शामिल है। तो ऐसे सारे नंबर विच आर इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1 तो इंटरवल के फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। इन्फिनिटी इसमें जो होगा हमेशा ओपन होगा। ठीक है। फ्रॉम 1 टू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये जो है आपके पास इस फंक्शन की डोमेन है। तो अगर हम जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शन की डोमेन की, तो अब उसमें मैं थोड़ा जो एक्सप्रेशन है उसको मैं क्वाड्रेटिक कर देता हूँ, क्योंकि लीनियर तो आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे आपके पास ये फंक्शन है कि अंडर रूट ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है ना। तो अब आपने एक्स की ऐसी वैल्यूज मालूम करनी है जिसके लिए रूट में नेगेटिव साइन नहीं आए, जीरो आ सकता है और पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है आपने ये एक्स की वैल्यूज जो है सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो इसमें जो एक्स की हाईएस्ट पावर है क्योंकि वो 2 है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं दो तरीक़ों से, जो हम सॉल्व करते हैं। तो वो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ। अब जो तरीका आपको आसान लगे आप उसको जो है यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो पहला तरीका है उसमें हम जो है साइन मेथड यूज़ करते हैं। पहले आप ऐसा कर लें, पहले आप इसके एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो इसके फैक्टर्स आप कर लें, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। ठीक है। ये आपके पास जो है इसके फैक्टर्स हैं। तो दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब
दो तरीक़ों से जो है हम अपनी इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो आपके पास जो है वो साइन मेथड है। तो पहले मैं ये मेथड जो है आपको बताता हूँ कि साइन मेथड से जो है आप इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें ये जो आपने फैक्टर्स करके आपको जो दो ब्रैकेट्स मिले हैं, तो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये आपकी रियल लाइन को डिवाइड कर देते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स में। जैसे ये जो ब्रैकेट है x-2, ये x की किस वैल्यू के लिए 0 होगा जब x2 हो, और ये जो ब्रैकेट है x+2, ये x के किस वैल्यू के लिए 0 होगा जब x-2 है। तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए, एक तो आपके पास है -2, ज़्यादातर ये लेफ्ट पर होगा 2 के, और एक आपके पास है 2, ठीक है ना। तो ये जो आपकी रियल लाइन है, तो इसके तीन पार्ट्स हो गए। एक तो जो है -2 के लेफ्ट पर है, एक बिटवीन -2 एंड 2 है, और एक 2 के राइट पर है, ठीक है। तो अब आ जाएं, अब तीनों पार्ट्स में आप बारी बारी चेक करें कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहाँ पे सेटिस्फाइड होती है। तो -2 के लेफ्ट पर आप कोई भी पॉइंट ले लें, बहुत सारे पॉइंट है, -3, -4, -5, कोई भी ले सकते हैं। कोई एक हमने टेस्ट पॉइंट ले लिया। अब इस टेस्ट पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -3, -2 में, मैंने सिर्फ साइन चेक करना है इन ब्रैकेट्स का। यहाँ पे -3, -2 होगा, और यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये -3 + 2 होगा। तो आप सिर्फ इनके साइन देखें, -3, -2 इसका साइन माइनस होगा, ये -5 है। -3 + 2 इसका साइन ये -1 होगा, माइनस है। तो ये माइनस इंटू माइनस, तो ये साइन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा इस प्रोडक्ट का प्लस। तो क्योंकि आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हो 0 या 0 से ग्रेटर देन यानी प्लस हो, तो ये जो आपके पास पार्ट है ना, ये x की यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो उस पर ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो पॉजिटिव होगी। तो ये जो पार्ट होगा आपके डोमेन में शामिल होगा। तो ये हमने एक पार्ट मालूम कर लिया। तो डोमेन में हमें एक पार्ट तो मिल गया है जो कि ऐसे नंबर हैं जो -2 के बराबर हैं या -2 के लेफ्ट पर है। तो ये जो आपके पास फंक्शन की डोमेन है उसका एक हिस्सा तो हमें मिल गया है, और वो आपके पास क्या है, इसमें -2 जब होगा तो ये = 0 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो नंबर जो -2 के बराबर हो और -2 के लेफ्ट पर हो, तो इट गोज़ टू -इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये जो पार्ट है ये -इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये पार्ट अप टू +इन्फिनिटी, ठीक है। अब आ जाए, अब ये जो दूसरा पार्ट है इसमें चेक करते हैं हमारी जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाइड होती है नहीं। तो -2 और 2 के दरमियान आप कोई भी नंबर ले लें, बहुत सारे नंबर है, सबसे आसान नंबर जो है वो 0 है। मैं 0 ले लेता हूँ। अच्छा, अब इस 0 को यहाँ पे आप पुट करके सिर्फ साइन चेक करें, तो एक तो आपके पास जो है वो 0 - 2 है। ये जब 0 रखेंगे 0 - 2 हो जाएगा, और ये 0 + 2 हो जाएगा। तो आपने जो है सिर्फ इसका साइन चेक करना है, वैल्यू से आपको कोई सरोकार नहीं है। तो ये माइनस होगा आपके पास, इस ब्रैकेट का साइन, इस ब्रैकेट का साइन प्लस होगा। तो माइनस इंटू प्लस ये माइनस हो जाएगा। तो ये फिर जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो ये जो पार्ट है ये आपके डोमेन में शामिल नहीं होगा। फिर इस तरफ आ जाए, जो 2 के राइट हैंड साइड पे आपके पास पार्ट है, इसमें कोई भी टेस्ट पॉइंट ले ले, 3 ले लें आप। 3 को इन दोनों ब्रैकेट्स में पुट करके सिर्फ आप साइन चेक करें, तो ये 3 - 2, और 3x की जगह इस पर रख दें 3 + 2। तो इसका जो साइन है वो प्लस है, और इसका जो साइन है आपके पास वो भी प्लस है। तो प्लस इंटू प्लस ये आपके पास प्लस होगा। तो आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पॉजिटिव होगी, सेटिस्फाइड होगी। तो यानी ये जो पार्ट है जो -2 और उसके लेफ्ट पर है ये आपके डोमेन में शामिल है, और ये जो पार्ट है जो 2 के बराबर और 2 के राइट पर है तो ये आपके डोमेन में शामिल है। तो ये यूनियन का मतलब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ऐसे नंबर जो 2 के बराबर या इससे बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी फंक्शन की जो है ये डोमेन हो गई है, ठीक है ना। आप जो है इस डोमेन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। आप जो है डोमेन इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो आपकी डोमेन है, डोमेन ऑफ एफ डी एफ, तो एक तो इसमें ऐसे नंबर हैं आपके पास जो लेस देन और इक्वल टू -2 है, और यूनियन और ऐसे नंबर हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ये ऊपर ज्योमेट्री आपको दिखाई हुई है। तो इस तरीके से जब हम डोमेन मालूम करते हैं, इस तरीके से जब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास जो है इसको हम कहते हैं ये एक साइन मेथड है। एक दूसरा मेथड है जो ज्योमेट्रिकल मेथड है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, वो ज़्यादा आसान है आपके पास। तो जो ज्योमेट्रिकल मेथड है आपके पास
ज्योमेट्रिकल मेथड। तो याद रखें कि आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है, यानी जिसमें आपके पास इस तरह का एक्सप्रेस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। ये पैराबोला कप अप भी हो सकता है एंड कप डाउन भी हो सकता है। तो ये ज्योमेट्रिकली जो है, अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो यू विल गेट ए पैराबोला। तो ये एक पैराबोला है। तो अब पैराबोला कप अप कब होगा? अगर एक्स स्क्वायर का जो साइन है आपके पास वो अगर पॉजिटिव हो तो ये कप अप होगा, कनकेव अप होगा, ठीक है। और अगर एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव हो आपके पास एक्सप्रेशन में, तो फिर ये जो होगा कप डाउन होगा, ठीक है। तो अब अगर ये इन्फॉर्मेशन आप जहन में रखें तो अब हम डोमेन इसकी जो है दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी थी मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये आपके पास जो है पैराबोला है, और वही आप इसके फैक्टर्स आपने जो है वो कर लिए हैं। तो ये इसके फैक्टर्स है एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, ठीक है। तो अब ये क्योंकि एक्स स्क्वायर का साइन पॉजिटिव है, तो ये आपके पास जो है कप ऑफ पैराबोला, और ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? जहाँ पे ये ब्रैकेट जीरो है। तो ये जो ब्रैकेट ये जो है वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये ब्रैकेट एक्स की वैल्यू टू के लिए जीरो होगा और एक्स की वैल्यू माइनस टू के लिए जीरो होगा। तो ये क्योंकि कप ऑफ पैराबोला है और एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये आपके पास जो इसकी ज्योमेट्री बन जाएगी। ये जो पॉइंट होगा माइनस टू होगा आपके पास, ये वाला, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपके पास टू होगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज पॉजिटिव हो। तो इस पैराबोला का जो पार्ट जो है बिलो एक्स एक्सिस होता है वो नेगेटिव होता है, और जो अबव एक्स एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब इसमें देखें कि हमें क्योंकि पॉजिटिव पार्ट चाहिए, तो वो कौन सा पार्ट है जो अबव एक्स एक्सिस है इस पैराबोला का? तो एक पार्ट तो ये है आपके पास, ये अबव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव होगा। तो ये किन एक्स की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है? विच आर इक्वल टू माइनस टू एंड लेस देन माइनस टू, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपको डोमेन मिल रही है। तो सिंपली जो ऊपर आपने साइन मेथड से निकाली थी, आप इस तरह निकाल सकते। तो ये ऐसे आपके पास एक्स की वैल्यूज हैं विच आर इक्वल टू एंड लेस देन माइनस टू। तो एक तो आपको पार्ट ये मिल गया पॉजिटिव, और जो दूसरा पार्ट है वो ये है, ये पॉजिटिव है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये ऐसे आपके पास एक्स की वैल्यूज हैं विच आर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन टू। तो इस तरीके से ये आपने डोमेन जो है निकाल ली है। तो ये दूसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड। आप जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हो आप उससे इसको जो है कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर अगर आप साथ ही इसकी रेंज भी अगर आप बता दें, ये जो फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो यार कि जब आपसे स्क्वायर रूट कहेगा तो स्क्वायर रूट दो होते हैं, स्क्वायर रूट, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एक नेगेटिव स्क्वायर। अगर खाली स्क्वायर रूट कह रहा है तो इसमें दोनों साइन शामिल है। अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट कह रहा है तो ये जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा, इसमें फिर नेगेटिव वाली वैल्यू शामिल नहीं होगी। लेकिन जनरली अगर स्क्वायर रूट है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू शामिल है। तो अब हमें जो हमारे वाई की जो वैल्यूज़ हैं, जो फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे आउटपुट हैं, वो किस टाइप के होंगे? तो ज़्यादातर आउटपुट जो है आपके पास वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है जब एक्स टू या माइनस टू हो, पॉजिटिव भी हासिल होंगे क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, नेगेटिव भी हासिल होंगे क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट भी शामिल है। तो इसकी जो रेंज होगी फंक्शन की, उसमें सारे रियल नंबर होंगे आपके पास और रियल नंबर्स। ये आपके पास इस फंक्शन की रेंज है। अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता तो सिर्फ, अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट है लेट्स से, तो फिर रेंज में आपको एक तो पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलते और साथ में जीरो मिलता, तो ये फिर आपकी रेंज होती। याद रखें जीरो पॉजिटिव नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। तो फिर ये जो है ये आपकी रेंज होती है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों टाइप्स के नंबर मिलेंगे, तो फिर आपकी जो रेंज होगी वो कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इस तरह एक और एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं हम। अब जैसे फर्ज करें कि आपके पास ये जो फंक्शन है आपके पास, ये है, ये स्क्वायर रूट है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू शामिल है आपके पास। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है ये है 15, और फिर आपके पास जो आपके पास आ जाता है प्लस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर। तो
अब हमने जो है इस फंक्शन की डोमेन मालूम करने की इसकी डोमेन क्या होगी। तो इसकी डोमेन निकालने के लिए जो इसका अंदर ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है 15 प्लस 2x एंड माइनस एक्स स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अब जो है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो मैं इसके जो फैक्टर्स अगर मैं बनाना चाहूं, तो ये 15 माइनस 15 और प्लस 2, तो इसके फैक्टर्स आपके पास क्या बन जाएंगे, प्लस 15 मल्टीप्लाई करने पर माइनस 15 आए, तो ये आपके पास 5 3 15 होता है। तो ये प्लस 5x और माइनस 3x और ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास। तो प्लस 5 माइनस 3, ये आपके पास जो था माइनस 15 होता है। तो और फिर प्लस 5 माइनस 3 जो है आपके पास प्लस 2 होता है। तो इट शुड बी माइनस 15, ये माइनस 15 ये है आपके पास, ये माइनस 15 ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। फिर इसमें से आप कॉमन ले लें, तो इसमें आपके पास जो है वो 5 कॉमन है। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस 3 प्लस एक्स या एक्स माइनस 3, और यहाँ से माइनस 3x, सॉरी यहाँ से माइनस एक्स कॉमन है आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और 3 प्लस एक्स, ये 3 प्लस एक्स आपके पास होगा, और ये x माइनस 3 है आपके पास 5। तो इस पे फिर मतलब ये एक्सप्रेशन जो है इसको मैं सेट करता हूँ, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 15, ये एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसको माइनस कर लेते हैं और इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15 प्लस 5x माइनस 3x, ठीक है। तो इसमें से फिर 5 कॉमन होगा, तो 3 प्लस एक्स, इसमें से माइनस एक्स कॉमन होगा, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर ये 3 प्लस एक्स कॉमन है आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो इसके फैक्टर्स आ गए। तो अब अगर आप इसको साइन मेथड से सॉल्व करें, ये क्वालिटी इनइक्वालिटीज के फैक्टर निकाल लें, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए ब्रैकेट 0 होंगे। 3 प्लस एक्स उस वक्त 0 होगा जब एक्स आपके पास माइनस 3 हो, और 5 माइनस एक्स उस वक्त 0 होगा जब एक्स आपके पास 5 हो। तो आपकी जो रियल लाइन है उसके 3 पार्ट्स आप कर लें, ये वैल्यू है -5 और ये वैल्यू है 5, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, ये आपकी रियल लाइन है। तो ये पार्ट है जो 5 के राइट पर है, ये पार्ट है जो -3 के राइट पर है। तो इसमें कोई टेस्ट पॉइंट लें से -4 और इसको इसमें पुट करें, -4 प्लस एक्स, ये -1 होगा, और 5 माइनस -4। तो देखिए इसमें अगर आप पुट करेंगे -4 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 -4 और ये 5 माइनस, और x की जगह -4, तो 2 माइनस से ब्रैकेट लगा देंगे हम। तो ये साइन इसका माइनस आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस है, तो इसका साइन आएगा प्लस। तो माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो आप क्योंकि ये चाहते हैं एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, तो ये जो पार्ट है आपकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। फिर आप -3 और 5 के दरमियान कोई टेस्ट पॉइंट ले, इस पार्ट में 0 ले लें, 0 इसमें रखेंगे, तो 3 प्लस 0 इसका साइन आएगा प्लस, 5 माइनस 0 इसका साइन भी आएगा प्लस। तो प्लस इंटू प्लस, तो इसका साइन आ जाएगा प्लस। तो ये जो होगा ये पार्ट आपकी डोमेन में शामिल होगा। फिर 5 के लेफ्ट पे कोई पॉइंट ले लें, 6 ले लें, तो इसमें रखें 3 प्लस 6, तो ये साइन होगा प्लस, 5 माइनस 6, तो ये साइन होगा -1, तो ये साइन आ जाएगा माइनस। तो ये पार्ट भी जो है आपके डोमेन में नहीं होगा। तो आपकी जो डोमेन है इस फंक्शन की, वो आपके पास क्या होगी, वो नंबर्स विच आर बिटवीन -3 एंड 5 इंक्लूडिंग
-3 एंड 5, तो ये आपके डोमेन है। ऐसे सारे नंबर जो -3 के बराबर हो या उससे बड़े हो और जो 5 के बराबर हो या उससे छोटे हो, तो ये आपके डोमेन है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने डोमेन जो है मालूम कर ली। तो अब ये आप डोमेन निकालना आपको आना चाहिए कि आप किस तरह जो है वो डोमेन जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फंक्शन की डोमेन हमने पढ़ ली है, और उसके बाद अब फंक्शन की डोमेन और रेंज आप जो है वो किस तरह निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं, अब जो हमने पढ़ना है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। अगर आपके पास दो फंक्शंस हों तो आप उन हर फंक्शन, आपको पता है एक मशीन होती है जो आपको, आप उसे इनपुट देते हैं तो वो आपको आउटपुट देती है, और हर फंक्शन एक रूल होता है, एक स्पेसिफिक रूल होता है। तो अब दो रूल्स को मिला के आप एक नया रूल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो फंक्शंस को कंपोज करके, दो फंक्शंस को एक दूसरे के साथ जोड़कर एक नया रूल बना सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास जो दो फंक्शंस हैं, अब जैसे एक आपके पास फंक्शन जो है वो ए से बी तक आपने डिफाइन किया हुआ है, तो इसको आप ले लें, डेट इज एफ। तो इसकी डोमेन ए है, को डोमेन बी है, और एक फंक्शन जो आपने बी से सी तक डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी डोमेन बी है और इसकी को डोमेन सी है। इसको आप ले लें जी। ठीक है, तो जो आपके पास एफ है, अ, इसको जब आप मैप करेंगे तो इससे जो रेंज आपको मिलेगी, ये इसकी रेंज विच इज ए सबसेट ऑफ इट्स कोडोमेन बी। तो ये आपके पास जो रेंज ऑफ एफ है, आर एफ, ये फंक्शन की रेंज है जो कि सबसेट है बी का। तो जो रेंज ऑफ एफ है दैट इज ए सबसेट ऑफ बी। और अब क्योंकि ये फंक्शन जी की डोमेन में है तो हम इसको मैप कर सकते हैं थ्रू जी। तो इसका जो आपको मैप मिलेगा दैट इज ए पार्ट ऑफ, दैट विल बी ए सबसेट ऑफ जी। तो ये रेंज ऑफ जी है, इसको पर आपने जो है जी को यूज किया है और आपको ये जी की रेंज मिल रही है। ये रेंज ऑफ जी है जो कि सबसेट है, जो सी की को डोमेन है उसका सबसेट है वो, सी की को डोमेन का सबसेट है। तो यहाँ पे जो आपके पास पिक्चर है वो क्या है कि एफ जो है आपके पास वो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। इसकी जो डोमेन है ए है, को डोमेन है बी, और जो जी है आपके पास वो आपका फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी। तो इसकी जो डोमेन है वो बी है और इसकी जो को डोमेन है वो सी है। तो अगर एफ की जो रेंज है वो जी की डोमेन का सबसेट है, यानी एफ से जो आपको आउटपुट हासिल हो रहे हैं वो जी के डोमेन में शामिल हैं, तो फिर आप इन एफ से हासिल होने वाले आउटपुट्स को जी के लिए इनपुट बना सकते हैं, और इस तरह आप एफ ओ जी को कंपोज कर सकते हैं। जैसे अगर, यानी ये आपके पास जो है मशीन व्यू है इन फंक्शन का, क्योंकि हर फंक्शन एक मशीन की तरह बिहेव करता है। तो ये एफ की मशीन है, और ये जो एफ की मशीन है इस पे आप इनपुट यूज़ कर रहे हैं एक्स। इसमें जब आपने इनपुट एक्स दाखिल किया है तो ये इसको प्रोसेस करती है और आपको आउटपुट देती है वाई। और ये जो वाई है आपके पास ये एफ एक्स है। ठीक है, अब ये जो वाई अगर जो एफ से आपको हासिल हुआ है आउटपुट, ये अगर पी के डोमेन में शामिल है तो फिर आप इसको, जो एफ से आपको आउटपुट हासिल हो रहा है, इसको आप पी के लिए इनपुट बना सकते हैं। अब ये जी के लिए आप इनपुट बना सकते हैं। तो ये जी की मशीन में इसको इनपुट के तौर पे दाखिल करेंगे तो जी इसके ऊपर एक्ट करेगा और इसको कन्वर्ट, यानी ये जो एफ एक्स है, एक्स ने एफ ने एक्स के ऊपर एक्ट किया, ये इसका आउटपुट है और ये जी के लिए इनपुट है। अब जी इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो ये जी और एफ की कंपोजिशन है। ठीक है, तो दो फंक्शन को आप उस वक्त कंपोज कर सकते हैं, यानी एक फंक्शन के आउटपुट को आप दूसरे फंक्शन की इनपुट उस वक्त बना सकते हैं जब पहले फंक्शन की जो रेंज हो वो दूसरे फंक्शन की डोमेन का सबसेट हो। तो ये कंडीशन है आपके पास। कंडीशन क्या है आपके पास, आप कब दो फंक्शंस को जो है वो कंपोज कर सकते हैं,
तो ये कंडीशन है आपके पास, कंडीशन टू कंपोज टू फंक्शंस। एफ एंड जी। तो इस पे कंडीशन ये है कि इफ range of f is a subset of the domain of b, अगर f की जो रेंज है वो b के डोमेन का सबसेट है तो देन वी कैन कंपोज f एंड g, वी कैन कंपोज f एंड g। ठीक है, तो इनकी जो कंपोजिशन होती है f और g की, उसको हम लिखते हैं g सर्किल f। तो इसको हम शो करते हैं, ये g सर्किल f, ये g और f की कंपोजिशन को शो करता है। तो इसका जो इसकी जो डेफिनेट है कि जो g और f को हम कंपोज करेंगे g सर्किल f या g और f ऑफ x। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो x है पहले हम इसको पर एक्शन लेंगे f का, तो हमें fx हासिल होगा और ये fx g के लिए इनपुट बन जाएगा। फिर इसको पर हम अप्लाई करेंगे g को, तो ये g ऑफ fx के बराबर है। ठीक है, यानी वी विल गो फ्रॉम इनसाइड आउट, पहले f का एक्शन, फिर उससे जो आपको रिजल्ट हासिल होगा उसके ऊपर g का एक्शन। तो ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन की डेफिनेशन है। तो ये है आपके पास दो फंक्शन g और f को कंपोज करने की डेफिनेशन की। दो फंक्शन को हम जो कंपोज करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। कंडीशन आपको मैंने बता दी, कंपोजिशन उसी वक्त पॉसिबल होगी जब पहले फंक्शन की रेंज इज अ सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन। डोमेन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये डोमेन ऑफ g है ये, सॉरी। तो अगर रेंज ऑफ f इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, जैसे ऊपर डायग्राम में दिखाया हुआ कि ये f की जो रेंज है वो जो g की डोमेन है b उसका सबसेट है, तो फिर आप f और g को आप कंपोज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो अब जैसे इसकी कुछ एग्जाम्पल आपके पास हैं कि अगर फर्ज करें कि आपके पास जो fx है वो आपके पास है √x और जो gx है आपके पास वो आपके पास है 3x-7। ठीक है, तो अगर हम अब GOF निकालें, GOF(x), यानी हम पहले x जो है इसको ऊपर एक्शन लेंगे f का, ये इसकी डेफिनेशन है, फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे g को, तो ये बराबर है g(f(x). ठीक है, तो अब क्योंकि fx जो है आपके पास वो √x है, तो अगर ये इसके अंदर fx की वैल्यू √x, तो ये हमने g(x) निकालना है। तो ये जो gx है इसमें x इनपुट है, अगर इनपुट इसका 0 होता तो जहाँ पे x अपीयर होता हम 0 पुट करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी g@any वैल्यू ऑफ x के लिए जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट के तौर पे यूज हो रही है वो आगे g के फंक्शन में x की जगह पर इस्तेमाल होगी। अगर g2 निकालना होता तो x की जगह हम 2 रखते। अब g हमने √x निकालना है, तो इसका मतलब है कि हम g में x की जगह √x रखेंगे। ये x है, तो इसकी जगह जब आप √x रखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3√x-7, 3√x-7, तो ये मुझे मिल गया GOF(x). ठीक है ना, और अगर मैं FOGX निकालूं तो ऑर्डर चेंज करने से कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगी। तो फर्ज करें FOGX जो ये भी पॉसिबल है, इसके लिए होगा कि जो G की डोमेन है, G की जो रेंज है वो सबसेट हो डोमेन ऑफ F का। तो अगर GOF(x) निकालें तो अब इनसाइड आउट जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो x है उसके ऊपर हम G को अप्लाई करेंगे, G का एक्शन, और फिर ये इनपुट बन जाएगा f के लिए, फिर इसके ऊपर हम f को अप्लाई करेंगे। तो FOGX बराबर है f@gx। तो अब अगर हम इसमें gx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो gx आपके पास जो था वो क्या था, 3x-7।
तो इसमें ये जी एक्स है 3x-7। और अब आप इसके ऊपर एफ अप्लाई करें तो एफ एक्स जो है आपके पास वो था अंडर रूट एक्स। तो अब हमने एफ की वैल्यू निकालनी है। जब इनपुट जो है आपके पास 3x-7 है तो एफ के फॉर्मूले में जो इनपुट है वो एक्स है, तो जहाँ पे एक्स अपियर हो रहा है उसकी जगह हम 3x-7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x-7। तो आप देख रहे हैं एफ ओ जी और जी ओ एफ दे आर नॉट इक्वल। जनरली ये डिफरेंट होंगे तो फंक्शन कंपोजिशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, ऑर्डर चेंज करने से इसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ एट एक्स। तो ये आपके पास जो जनरली इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम फंक्शंस को कंपोज करते हैं, तो आप समझ गए होंगे आप। तो अगर बाद में कोई प्रॉब्लम तो आप मुझसे जो है इसको पूछ सकते हैं। तो फंक्शंस कंपोजिशंस जो है हमने देख लिए। फिर उसके बाद अगर फंक्शंस के हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, तो इसमें जो सबसे आसान आपके पास होते हैं वो लीनियर फंक्शंस होते हैं, उनके ग्राफ बनाना। लीनियर फंक्शंस जो हैं ये आपके पास जैसे y इज इक्वल टू 3x-1 है। तो लीनियर फंक्शंस में जो वेरिएबल होगा x उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, जैसे 3x-1 है। तो इनकी जो जनरल फॉर्म है वो आपके पास क्या होगी, लीनियर फंक्शंस की y विल बी इक्वल टू ax प्लस b। तो ये जो है एक लीनियर फंक्शंस की जनरल फॉर्म है। जैसे इसके लिए a3 था और b-1 था। तो जो लीनियर फंक्शंस होता है ना, इट रिप्रेजेंट्स ए लाइन। तो ज्योमेट्रिकली तो लीनियर फंक्शंस आपके पास रिप्रेजेंट्स ए लाइन। तो इसका जो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करते हैं तो सिंपली आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जिसे अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं फंक्शंस का ग्राफ, तो फिर आप कुछ एक्स और वाई की वैल्यूज़ को आप टेबुलेट कर लेते हैं। ये एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, उसमें कुछ एक तो आप ज़ीरो ले लें, फिर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लें, कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ ले लें। तो यानी 4-5 वैल्यूज़ लेकर जो है आप प्लॉट कर सकते हैं, तो वो प्लॉटिंग आपकी आसान हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे ये था, इसमें x की जगह अगर मैं 0 रखता हूँ, 3 इंटू 0-1, तो y की वैल्यू आएगी -1। इसमें x की जगह 1 रखें, 3 इंटू 1-1, तो y की वैल्यू आपके पास आएगी 2। इसमें फिर x की जगह -1 रखें, 3 इंटू -1, -3-1, तो x की वैल्यू आएगी -4। फिर 2 रखें, x की वैल्यू 3 टू ज़ा 6 -1 है। आप ये मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। 3 टू ज़ा 6 -1 ये 5। और अगर x की जगह -2 रखेंगे, 3 -2 -6 -1 -7। तो ये हमें कुछ वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब हम इनको यूज़ करके जो अपने फंक्शंस को जो है वो प्लॉट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है x की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे ऊपर जो होंगी y की वैल्यूज़ होंगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। तो अब हम स्केल अपनी मर्ज़ी से एक चूज़ कर लेते हैं। ये 0 है और ये आपके पास 1 है आपके पास, और ये आपके पास जो 2 है। ये इस डिस्टेंस को मैंने रिपीट कर दिया और यहाँ पे ये डिस्टेंस रिपीट होगा। तो ये -1 और ये -2 है। y की वैल्यूज़ जो है, हाईएस्ट वैल्यूज़ जो है वो 7 है। तो अब जैसे इसको हम ले लेते हैं, ये 5 यूनिट है और ये रिपीट कर देते हैं, ये 10 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास जो है -5 है और ये जो है ये -10 हो जाएगा। ठीक है। तो आप प्लॉट करें आप, तो x 0 है तो इसका मतलब है ये ओरिजिन पर हैं आप। y-1 है 0 और y-1 है, तो यहाँ पे कहीं आपको ये पॉइंट जो है वो मिल जाएगा। ये कोई पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद x1 है और y जो आपके पास वो 2 है। x1 है और y 2 है, तो ये आपको पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट होंगे एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। फिर x-1 है, ये -1 है, तो y -4 है, तो -4 है, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे 2 लाइन काफ़ी होते हैं, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी के लिए हम 5 पॉइंट्स ले रहे हैं।
x2 है तो y5 है, 2 है तो ये आपके पास जो है y की वैल्यू जो है 5 है। ठीक है, -2 है तो -7 है, ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपके पास ये पॉइंट। तो इनको ज्वाइन करते हुए आपको जो है एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपके पास इस इक्वेशन का ग्राफ है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इन वन वेरिएबल ज्योमेट्रिकली इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब अगर आपने कोई क्वाड्रेटिक आपने प्लॉट करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है आपके पास, क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है आपके पास, ठीक है, तो उसकी जो जनरल फॉर्म आपके पास होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है ना, तो ये कप अप या कप डाउन ये पैराबोला होता है आपके पास। तो अब जैसे जो इसमें सबसे सिंपल आपके पास होगा वो होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो अगर मैं x और y की वैल्यूज कुछ टेबुलेट कर लूँ, ये x और ये y, कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लें आप, x 0 है तो y 0 होगा, कुछ पॉजिटिव कुछ 0 ले लें, कुछ पॉजिटिव ले लें, x 1 है तो y 1 है, x -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 है, तो y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और फिर x 2 है तो y 2 का स्क्वायर 4 है, और अगर -2 है तो -2 का स्क्वायर भी 4 है। तो अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें पता है कि बिलो x एक्सिस तो आपके पास ये नहीं होगा, तो ये x ये 0 है आपके पास, और ये 1 है आपके पास, और ये 2 है आपके पास, और ये जो है -1 है आपके पास, और ये -2 है आपके पास। ठीक है, और y जो है आपके पास ये 1 2 3 4 ये आपके पास वैल्यू है। तो x 0 पे 0 है आपको मिल रहा है, ये पॉइंट मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। फिर x 1 है तो y भी आपके पास 1 है, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। -1 पे भी 1 है आपको, तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। और फिर 2 पे 4 है, 2 है तो ये 1 2 3 4, तो ये इसके इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर -2 पे -4 है तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अगर आप इनको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पैराबोला मिल जाएगा, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल पैराबोला मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, तो ये कप ऑफ पैराबोला अगर ये y इज इक्वल टू -x स्क्वायर होता तो ये, क्योंकि अब इसे एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो बस ये जो होता है ये इस तरीके से पलट जाता है, ये कप डाउन पैराबोला होता है, ये इसका ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आप बनाएंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें देखें जब x पॉजिटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगा। आप बना के देख लीजिएगा ग्राफ इसका। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव है ये पार्ट होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जब x नेगेटिव y नेगेटिव है ये पार्ट होगा। इसी तरीके से अगर आप इसका ग्राफ बनाएं y इज इक्वल टू 1/x, तो इसमें अगर x स्मॉल है, लेट्स से x इज वेरी स्मॉल 0.0001, तो y जो होगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास 1000। यानी जब x स्मॉल होगा तो y की वैल्यू लार्ज होगी, और जब x लार्ज होगा तो फिर y की वैल्यू स्मॉल होगी। अगर x जो है वो 100 है या 1000 है तो फिर y स्मॉल होगा 1/1000, ये 0.001। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसका बिहेवियर किस तरह, जब x विल बी लार्ज y विल बी स्मॉल, x विल बी
स्मॉल y विल बी लार्ज। और जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। तो उसका ग्राफ इस तरह बनेगा, आपके पास x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, और ये जब हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू कम होगी, और जब x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे यानी जीरो के करीब तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। तो एक पार्ट ये होगा आपके पास और एक पार्ट आपके पास ये होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास जो एक ग्राफ होगा y इज इक्वल टू 1/x का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ग्राफ जो है आप जो है वो बना सकते हैं। ग्राफ से हमें पता चलता है कि हमारे फंक्शंस का बिहेवियर क्या है, वो पिक्चर के जरिए, ज्योमेट्री के जरिए वाज़ेह हो जाता है, ठीक है। तो अब ये फंक्शंस का ग्राफ जो है आपने समझ लिया है। अब उसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस की लिमिट। तो जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है उसको हम समझेंगे कि फंक्शन की लिमिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप जो है अच्छी तरीके से समझ लें। अब जैसे फर्ज करें कि आपके पास एफ एक्स जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ये आपका फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन की, आपको पता है इस फंक्शन की जो डोमेन है उस पर हमने डिनोमिनेटर में जीरो अवॉइड करना है। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक्स की वो कौन सी वैल्यू जो हम यूज़ नहीं कर सकते, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2, क्योंकि अगर एक्स 2 होगा तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो ये 2 इसके डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो हम एक्स की वैल्यू 2 यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर एक्स की वैल्यू 2 के करीब हो तो फिर फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। तो x की वैल्यू 2 के करीब अगर हैं तो किस तरीके से 2 के करीब हो सकती है, हम कुछ ऐसी वैल्यूज ले सकते हैं x की विच आर स्लाइटली ग्रेटर देन 2, जैसे 2.01 है आपके पास, या 2.001 है आपके पास, या 2.0001 है। तो अगर x 2 को इस तरह अप्रोच कर रहा है कि जो x की वैल्यूज हैं वो स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है, तो हम कहते हैं कि x 2 को अप्रोच करता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो x जो है अप्रोचेस टू, x अप्रोचेस टू फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो इस चीज को हम फिर इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि x 2 के बराबर नहीं है, 2 का अप्रोच कर रहा है तो एरो बना के शो करते हैं x अप्रोचेस टू, और क्योंकि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है यानी ऐसी वैल्यूज x की है जो स्लाइटली ग्रेटर देन 2 है, तो 2 के ऊपर जो है सुपर स्क्रिप्ट वर्जन पे प्लस लगा देते हैं। तो इसका मतलब है x अप्रोचेस टू फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसकी नोटेशन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि x अप्रोचेस टू फ्रॉम राइट हैंड साइड या x टेंड्स टू फ्रॉम राइट हैंड साइड। ये एरो जो है ये पढ़ते हैं हम अप्रोचेस या टेंड्स टू। तो इसका मतलब है कि x जो है वो 2 को अप्रोच करता है, अप्रोच या टेंस टू, या x जो है वो 2 के करीब पहुंचता है, x इज क्लोज टू 2, x टेंस टू 2, ठीक है। तो हम इस तरीके से 2 को जो है अप्रोच कर सकते हैं। और अगर हम 2 को x इस तरह अप्रोच करें कि उसकी जो वैल्यूज हैं x की वो स्लाइटली लेस देन 2 हो, यानी हम 2 को अप्रोच करने के दो तरीके हैं, एक तो राइट हैंड साइड से, और ये दूसरा तरीका अगर x की वैल्यू 1.9 हो या 1.9 हो। अब ये ऐसी वैल्यूज हैं जो स्लाइटली लेस देन 2 है और आहिस्ता आहिस्ता ये 2 के क्लोज हो रही हैं, 1.999 हो। तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि x जो है वो 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है। तो x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि हम इसके नोटेशन जो देंगे वो ये है कि x अप्रोचेस टू, अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से ऐसी वैल्यूज से अप्रोच कर रहा है जो विच आर स्लाइटली लेस देन 2, तो हम 2 के ऊपर माइनस लगाते हैं। तो इसका मतलब है x अप्रोचेस टू फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी 2 को अगर आप x एक्सिस पर हैं, ये x एक्सिस है आपके पास, तो x एक्सिस को पर 2 के अप्रोच करने के दो तरीके हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड यानी ऐसी वैल्यूज यूज करें विच आर क्लोज टू 2 है बट ग्रेटर देन 2, या फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड,
इसमें ऐसी वैल्यूज यूज करेंगे जैसे 1.9, 1.99 और आहिस्ता आहिस्ता 2 के करीब आएंगे, ठीक है। हाँ, x जो है वो कैन नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल टू 2 क्योंकि वो डोमेन में शामिल नहीं है। तो अब इसके ऊपर अगर हम देखें x 2 को राइट या लेफ्ट से अगर अप्रोच कर रहा है तो उस पर फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो अगर मैं फंक्शन की वैल्यू जो है वो निकालूं, ये x है आपके पास और ये आपके पास जो है वो fx है। तो ये अगर x जो है 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है 2.01, तो ये 2.01 अगर आप इस fx में ये जो fx से पुट करके सॉल्व कर लें तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू होगी 4.01 और अगर x की वैल्यू है 2.001 तो ये फंक्शन की वैल्यू आएगी 4.001। तो अगर x की वैल्यू है 1.9 तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3.9 और अगर x है 1.99 और ये लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है 2 को तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 3.99। तो हम देख रहे हैं कि जब x जो है वो 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है। फंक्शन एक पर्टिकुलर वैल्यू 4 को अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन जिस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है वो फंक्शन की लिमिट है। तो हम कहेंगे इसको हम लिखेंगे लिमिट व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ फंक्शन, the limit of fx when x approaches 2 from right hand side is 4। तो जब x 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो फंक्शन जो है वो एक खास नंबर 4 को अप्रोच करता है। इसको हम कहते हैं फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है, RHL। ये फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि अगर x 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो उस पर जो फंक्शन की लिमिट निकलेगी वो राइट हैंड लिमिट होगी। इसी तरह जब x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो हम देख रहे हैं फिर फंक्शन का बिहेवियर क्या है, वो अगेन एक पार्टिकुलर वैल्यू यानी 4 ही को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है। तो व्हेन x अप्रोचेस 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो फंक्शन जो है अप्रोचेस 4। तो ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको हम कहते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो इसका मतलब लिमिट जो है दो टाइप्स की है। लिमिट का मतलब ये है कि अगर आप एक खास वैल्यू को अप्रोच करें फिर आप देखें कि आपका जो फंक्शन है क्या वो किसी खास वैल्यू को अप्रोच करता है। अगर वो किसी खास वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो फिर वो फंक्शन की लिमिट होगी। अब अगर x2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो राइट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ठीक है। तो लिमिट जो आपके पास वो दो किस्म की होती है, एक आपके पास राइट हैंड लिमिट होती है। अभी मैंने लिमिट को डिफाइन नहीं किया, अभी मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को डिफाइन कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है मैं लिमिट को डिफाइन करूंगा। तो लिमिट को डिफाइन करने के लिए पहले हमें राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत है। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि x जिस वैल्यू a को अप्रोच कर रहा है वो राइट हैंड साइड से कर रहा है या लेफ्ट हैंड साइड से। अगर x a को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, ये उसके नोटेशन है। तो अगर x a को राइट हैंड साइड से अप्रोच करे और फिर हम ये देखें कि फंक्शन किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है या नहीं। तो अगर फंक्शन किसी वैल्यू को अप्रोच करता है और लेट से वो वैल्यू आपके पास a है तो ये फंक्शन की जो है राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। और इसी तरह जो है आपके पास फंक्शन की जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको भी हम इसी तरह डिफाइन करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो यार कि मैं अभी लिमिट को डिफाइन नहीं किया, अभी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को डिफाइन कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन है LHL। तो इसमें अगर x जो है वो a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है, लेफ्ट हैंड साइड से a माइनस, तो फिर हम देखते हैं कि fx का फंक्शन का बिहेवियर क्या। अगर फंक्शन किसी खास वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो वो जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, जैसे वो वैल्यू लेट से b है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो। ऊपर तो खैर ये बराबर थी आपके पास दोनों केस में। तो जैसे ग्राफिकली इसको हम देखें इस तरीके से दिखा रहे हैं।
तो अभी लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो ये आपके पास जैसे इसमें ये फंक्शन, ये जो एग्जांपल ली थी इसमें x2 था और फोर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जब हम टू को अप्रोच करते हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का मतलब हम ऐसी वैल्यू लेते हैं विच आर स्लाइटली ग्रेटर देन टू। तो ये फंक्शन का ग्राफ है आपके पास, जो कि टू के ऊपर डिफाइन नहीं है क्योंकि टू पर टू उसके डोमेन में शामिल नहीं है। तो जब आप टू को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है, और अगर टू के और करीब आ जाते हैं आप, तो फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो फोर के करीब आ जाती है। तो जब एक्स टू को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, फंक्शन फोर को अबव, ऊपर से अप्रोच कर रहा है। और अगर आप टू को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ऐसी वैल्यूज हैं जो टू से थोड़ी कम है, उससे 1.9 है, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी वो ये मिलेगी। और थोड़ा करीब आ जाए टू के, तो जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी आपको और फोर के करीब मिलेगी। तो जब आप फंक्शन को टू से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन फोर को बिलो, नीचे से यानी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। तो फंक्शन की यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो दोनों सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो फंक्शन है फर्ज करें फंक्शन इस तरह है, ये फंक्शन का ग्राफ है, ये वैल्यू फोर है और ये वैल्यू जो है वो सिक्स है, और इसके अगेंस्ट ये जो एक्स की वैल्यू है लेट से ये टू है। तो जब मैं टू को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ, यानी मैं अगर यहाँ पर हूँ तो फंक्शन की वैल्यू ये है जो कि सिक्स के करीब है। अगर मैं टू के और करीब हो जाता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो सिक्स के और करीब हो जाती है। तो यहाँ पे जब आप टू को फंक्शन एक्स जो है वो टू को अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है वो सिक्स है। फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है एट टू वो आपके पास सिक्स है, ठीक है। तो जब आप इसके अंदर लिमिट ऑफ एफ एक्स when x approaches 2 from the right hand side, x2 प्लस वो 6 है। जब आप 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन 6 को ऊपर से अप्रोच करता है। इससे अगर आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो अब फंक्शन का ग्राफ ये है, तो अब फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो 4 के करीब होगी। आप 2 के और करीब आ जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू 4 के और करीब आ जाएगी। तो जब आप यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब आप 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, जब x2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की जो लिमिट है दैट इज 4। तो फंक्शन जो है वो 4 को बिलो अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, वो आपके पास 4 है। तो यहाँ पे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, जबकि ऊपर जो है फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर थी। उसमें टू को राइट से अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट से, दोनों सूरतों में फंक्शन की लिमिट 4 थी, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। टू को राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की लिमिट 6 है, और टू को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की लिमिट 4 है। तो अब मैं फंक्शन की लिमिट को डिफाइन करता हूँ। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट हमने डिफाइन करनी है तो हम ये देखते हैं कि उस पॉइंट पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन at a particular value of x at x is equal to a। तो हम जो है इस पॉइंट पे फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं कि अगर x a को राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x a को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो फंक्शन की लिमिट क्या है, और x a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो फंक्शन की लिमिट क्या है। तो अगर
फंक्शन की ए के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं, बराबर हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट मौजूद है और वो उसकी जो कॉमन वैल्यू है एल उसके बराबर है। ठीक है, तो फंक्शन की लिमिट एट ए पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगी? जब उस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट हो, राइट हैंड लिमिट हो एंड दे आर इक्वल। तो ये इसकी कंडीशन है कि फंक्शन की लिमिट जो है किसी भी पॉइंट ए के ऊपर हम इस तरह डिफाइन करते हैं, पहले उस पॉइंट के ऊपर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। इफ़ दे आर इक्वल तो फिर हम कहते हैं कि उस पॉइंट ए के ऊपर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज इक्वल टू द कॉमन वैल्यू। जिसे यानी अगर ये आपके पास ये कंडीशन है कि इफ़ लिमिट राइट हैंड लिमिट एट ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है एट ए एग्जिस्ट, देन लिमिट ऑफ एफ at x is equal to a, limit of f at x is equal to a exists and that is, और फिर ये जो लिमिट है a के ऊपर फंक्शन की, उसको फिर हम इस तरह लिखेंगे कि लिमिट ऑफ f when x tends to a that is equal to वो जो कॉमन वैल्यू थी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की, ये इसके बराबर है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन की लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब आपके पास कोई फंक्शन हो, जाहिर उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, अब हम देखते हैं कि वो अगर किसी खास वैल्यू को अप्रोच करता है, वो राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से भी। राइट हैंड साइड का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यूज हो विच आर स्लाइटली ग्रेटर देन दिस वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ऐसी वैल्यू से अप्रोच करे जो थोड़ी सी उस वैल्यू से कम है। तो अगर x जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच कर रहा है, तो फंक्शन का बिहेवियर हम चेक करते हैं क्या फंक्शन किसी खास वैल्यू को अप्रोच करता है। अगर फंक्शन किसी खास वैल्यू को अप्रोच करता है, वो फंक्शन की लिमिट है। और अगर x लेफ्ट राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो राइट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अब फंक्शन की लिमिट को हम डिफाइन करते हैं। फंक्शन की लिमिट को डिफाइन करने के लिए हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों समझना होंगी। ये हम ज्योमेट्रिकली इसको निकाल के दिखा रहे हैं। तो अगर फंक्शन की किसी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर हो, तो फिर हम कहते हैं फंक्शन की लिमिट जो है वो उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है और वो उसकी कॉमन वैल्यू के बराबर है। जैसे इस डायग्राम में जब आप 2 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट 4 है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं जब भी लिमिट 4 है, तो इसमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बिकॉज दे आर इक्वल, इस फंक्शन के लिए वो बराबर हैं, आपके पास दोनों 4 हैं। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट 2 पर एग्जिस्ट करती है और वो किसके बराबर है? वो जो इसकी कॉमन वैल्यू 4 इसकी बराबर है। तो इसमें जब x टेंड्स टू 2, तो 2 के ऊपर जो फंक्शन की लिमिट है आपके पास दैट इज 4, वो फिर जो है 4 के बराबर है। लेकिन ये जो दूसरी एग्जांपल थी आपके पास, इसमें जैसे ये डायग्राम से दिखाई दी, तो इसमें आप देख रहे हैं 2 पे राइट हैंड लिमिट तो 6 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है। 2 पर लिमिट है 2 पर राइट हैंड लिमिट है, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट है, बट दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट इक्वल। तो फिर यहाँ पर क्योंकि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका मतलब है कि फंक्शन की जो लिमिट है एट 2 डज नॉट एग्जिस्ट। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट 2 व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो 2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दे आर नॉट इक्वल। लिमिट उसी वक्त एग्जिस्ट करेगी जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करें और वो बराबर हो। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो है मैं फिर ये क्लास जो है वो जो है अपनी मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।